नमस्कार। आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अमंग आर ग्रुप्स। मैं अगर इसमें साधारण भाषा में अगर बोलूं तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपको 10 चॉकलेट्स दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इनको 7 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इन 10 चॉकलेट्स को 7 लोगों के बीच में कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अंडर डिफरेंट कंडीशंस कैसी हो सकती हैं कि सारी चॉकलेट एक जैसी हो, आइडेंटिकल चॉकलेट्स हो। दूसरी कंडीशन कैसे हो सकती है कि जो आप कंडीशन आइडेंटिकल हो या फिर चॉकलेट कैसी हो, डिफरेंट हो। और दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है कि जो जिन लोगों को आप दे रहे हैं तो उनमें से कम सभी लोगों को एक एक चॉकलेट मिल जाए, एक कंडीशन ही हो सकती है। दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है कि कोई कंडीशन ना हो। कहने का मतलब ये है कि आप सारी चॉकलेट किसी एक ही बंदे को दे सकते हैं या फिर कोई एक बंदे को छोड़कर उसको एक भी चॉकलेट नहीं दो, बाकी सबको दे दो, राइट। तो ये सारी कंडीशन हो सकती है। तो कंडीशन कैसे भी हो सकती है तो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। हालांकि अभी हम लोग जो कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं तो सारी कंडीशंस को वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ। तो टॉपिक का जो नाम है बेसिकली वो क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर बॉक्सेस या आर ग्रुप। यहाँ पे जो बॉक्स और ग्रुप का मतलब है, यहाँ पे जो मैंने कहा कि 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आर का मतलब यहाँ पे 7 लोग जो हैं, जो मैंने एग्जांपल के हिसाब से देखा। और जो 10 चॉकलेट हैं तो वो बेसिकली 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होंगे। आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, तो वो हम सारी चीज़ देखेंगे। तो पहला केस लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके पास, n ऑब्जेक्ट हैं। तो केस नंबर वन क्या कह रहा है कि एम्प्टी बॉक्स आर अलाउड। कहने का मतलब ये है कि इस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक को एक भी ना दें, राइट, बाकी सब में दे दें, या फिर किसी एक को सारी दे दें। तो जितने सारे केस अराइज हो सकते हैं, सब के सब केस लेने हैं। तो ऐसे केस में अगर आप एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग आर पीपल या फिर आर बॉक्स या फिर आर चिल्ड्रेन, जो भी आप लेना चाह ले सकते हैं, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, r⁴n। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। r⁴n कैसे, जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पास 10 चॉकलेट दिया मैंने, 10 चॉकलेट आपके पास है और 10 चॉकलेट को कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने क्या किया, हमने पहली चॉकलेट लिया। जब पहली चॉकलेट लिया तो पहले बंदे के पास दिया, पहली चॉकलेट को हम पहले को भी दे सकते हैं, दूसरे को भी दे सकते हैं, तीसरे को भी दे सकते हैं, चौथे को भी दे सकते हैं, और 5वें को और 6वें को और 7वें किसी को भी दे सकते हैं। तो पहली चॉकलेट को देने के तरीके कितने हो गए, 10 तरीके हो गए, नहीं 7 तरीके हो गए, क्योंकि 7 लोगों को दे रहे हैं। ऐसे दूसरी चॉकलेट को भी देने के तरीके कितने हो जाएंगे, 10 तरीके हो जाएंगे। ऐसे तीसरी चॉकलेट को भी देने के तरीके कितने हो जाएंगे, 10 तरीके। तो मतलब ये 7 कितनी बार आ जाएगा आपके पास, 10 टाइम्स आ जाएंगे, राइट। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 7⁻10। मतलब हर चॉकलेट को देने के तरीके आपके पास हैं 7, और कितनी चॉकलेट है, 10। तो 7 × 7 × 7 कितनी बार, 10 टाइम्स। तो आंसर विल बी 7⁻10। ध्यान रहे इसमें नो कंडीशन, इसको कहते हैं नो कंडीशन। नो कंडीशन मतलब इसमें आपने कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें वैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस तरीके में कितने वेज हो सकते हैं, दैट इज r⁴n। नाउ नेक्स्ट केस, सेकंड केस आपसे कह रहा है कि एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। कहने का मतलब ये है कि जब आप चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कंडीशन यहाँ पे ये हो गई कि सभी को कम से कम एक चॉकलेट जरूर मिलनी चाहिए। 10 चॉकलेट बांट रहे हैं तो 7 लोगों को एक एक चॉकलेट आपको जरूर देना है। कोई भी आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कोई भी बिना चॉकलेट का नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। तो क्या होगा, जरा देखिए यहाँ पे उस केस में एक फार्मूला यहाँ बनता है, वो क्या होता है, r⁴n rc1 × r⁻1⁴n है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, rc1 r⁻1⁴n, rc2 r⁻2⁴n, rc3 r⁻3⁴n ... लास्ट में ये आता है, राइट। ये एक फार्मूला है, इसको क्या कहते हैं, एवरीवन गेट्स एटलीस्ट 1।
मतलब कम से कम सभी को एक चॉकलेट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो n क्या है, n टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, r क्या है, जितने लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपके पास r है, राइट। तो इसके लिए फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यू जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला। अब ये जो हमने केस लिया, ये सारे केस किसका डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन था। देख लीजिए सारे ऑब्जेक्ट कैसे थे, डिस्टिंक्ट थे। अब अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होंगे तब नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जरा देखते हैं यहाँ पे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप यू कैन नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आइडेंटिकल। अगर आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक भी डिफरेंस ना निकाल पाएं तो दैट इज व्हाट इज द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, राइट। ना निकाल पाएंगे मतलब ये नहीं है कि आप नहीं निकाल पाए तो आइडेंटिकल हो जाएगा, मतलब उनके बीच का कोई डिफरेंस ही नहीं है तो उसको हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इसके लिए केस फर्स्ट क्या हो सकता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अमंग आर पीपल या फिर आर बॉक्स इन सच वे दैट ईच बॉक्स इज फिल्ड विद 0 और मोर ऑब्जेक्ट। ईच बॉक्स इज 2 बार लिखा है, बॉक्स इज 2 बार लिखा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर बॉक्स कम से कम उसमें 0 या फिर मोर, मतलब नो कंडीशन वाले केस हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ पे उसमें भी यही था, किसी को 0 दे दो या किसी को सब दे दो, राइट। तो यहाँ पे भी नो कंडीशन वाला केस हो गया। उसके लिए आपके पास फार्मूला आपके पास होता है ये क्या, n प्लस आर सी आर माइनस 1। कहने मतलब क्या है, n यहाँ पे क्या है, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, r आपके पास क्या है, लोग हैं, जितने लोगों में आपको बांटना है, ठीक है। तो उसका नंबर ऑफ वेज कितना होता है यहाँ पे, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करिए, देयर इज नो कंडीशन, दैट इज व्हाट इज द कंडीशन। कोई कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है यहाँ पे, समझ रहे हैं। आगे जरा देखिए, आगे आपसे कह रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट सो दैट एवरी इन सच अ वे दैट ईच बॉक्स कंटेन एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। कहने मतलब क्या है, कहने मतलब ये है कि यहाँ पे सभी लोगों को कम से कम एक चॉकलेट मिलनी चाहिए। वो केस तब है जब आपके पास क्या है कि चॉकलेट कैसी हैं, आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं। तो इसलिए कम से कम सभी को एक चॉकलेट मिलेगी। उसका नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, n-1 CR-1। दिस इज व्हाट इज द फार्मूला। अब हम ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया, इनमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 चॉकलेट्स अमंग 4 चिल्ड्रेन सच दैट ईच गेट्स एट लीस्ट 1। 5 चॉकलेट्स यहाँ पे ले लो, डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, मतलब ये आपके पास जो चॉकलेट्स हैं कैसी चॉकलेट्स हैं, डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, मतलब डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स हैं, राइट। 4 लोगों के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहली कंडीशन आप ये ले रहे हैं कि सबको कम से कम एक मिले, और दूसरी कंडीशन ये ले रहे हैं कि कोई कंडीशन नहीं, अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो जब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो कम से कम एवरीवन गेट्स एट लीस्ट 1, उसके लिए हमने ऊपर एक फार्मूला देखा है, जरा देखिए यहाँ पे फिर से उस पर नजर डालें। r⁻n माइनस RC1 r-1n प्लस RC2, इस तरीके से चलेगा, राइट। तो इसमें हम लोग रखेंगे R का मतलब यहाँ पे जितने लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, n का मतलब ये होता है कि जितने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 5 और r की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे 4 रहेगी। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है r⁻n माइनस RC1 r-1n प्लस 1 प्लस दूसरा माइनस NC2, यहाँ पे आपके पास आता है r-2n प्लस NC3। n नहीं है बेसिकली, ये r है, दिस इज r, दिस इज नॉट n, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस फ्रंट। यहाँ पे r है, यहाँ पर भी r है, यहाँ पे क्या आएगा r-3n आएगा। अगला वाला टर्म हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, ये माइनस करेगा भाई, ये माइनस करेगा यहाँ पे। अगला वाला टर्म वी विल नॉट राइट नेक्स्ट टर्म, क्यों, क्योंकि आगे वाले टर्म में क्या आएगा, r-4 आएगा और r की वैल्यू क्या है, 4 है, तो अगला टर्म वैसे भी 0 हो जाएगा, इसलिए लिखने कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 4 रखिए। n की वैल्यू 5 रखेंगे, r की वैल्यू 4 रखेंगे, यहाँ पे 4⁻5 हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 4C1 हो जाएगा इंटू r-1। 4 में 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो 3⁵ आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, प्लस ये आपके पास कितना आएगा 4C2, यहाँ पे r-2 करेंगे, r की वैल्यू यहाँ पे है 4, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2
पावर में क्या आएगी, पावर में आपके पास आएगा 5 नॉट 2, इट इज़ 5, समझ रहे हैं भाई। माइनस यहाँ क्या आएगा 4c3 और r की जगह रखेंगे कितना 4, तो 4 माइनस 3 की पावर 3 मतलब 4 माइनस 3 करेंगे 1 आएगा, 1 की पावर n कितना आ जाएगा, तो उसको लेने से कोई फायदा नहीं, 1 की पावर n तो 1 ही होता है। 4c5 ये कितना आएगा जरा 4:5, 4:5 आप समझिए कि आपका 4:4 जो होता है वो बेसिकली 4:4 कितना आता है, 4:4 मतलब 256 आ जाएगा। सो 256 इंटू 4, 256 इंटू 4 माइनस 4c1 कितना आता है 4, और ये आपके पास कितना आएगा, ये 243 आएगा, 243 आएगा। 4c2 आपके पास होता है 6 इंटू ये आपके पास 32 आएगा, माइनस 4c3 आपके पास 4 आएगा, राइट। इनको सॉल्व करते हैं, अगर इसको आप सॉल्व करो कितना आएगा 10,024 आ जाएगा आई थिंक सो। इसको सॉल्व करके कितना आएगा 12 आएगा यहाँ पे, तो 12 2 जो 2 कैरी 1 और ये आपके पास 17 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, 972 आ जाएगा, सही है क्या। 4 3 जो 2, 4 3 जो 12, 2 आएगा 1 कैरी और 17 8 9 ठीक, प्लस यहाँ कितना आएगा, ये आपके पास 12 आएगा और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों प्लस में हैं, इनको प्लस कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा और सही है, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। 1216 माइनस ये कितना आएगा आपके पास 976 आ जाएगा, राइट। अब जरा देखिए 1216 में 976 माइनस करेंगे कितना आएगा, जरा देखिए ये 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 2, तो 240। तो कहने का मतलब ये अगर 5 चॉकलेट को 4 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और कंडीशन ये है यहाँ पे कि सबको कम से कम 1 चॉकलेट मिले, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं 240। लेकिन ये तरीका जो है ना बेसिकली बड़ा लंबा नहीं लग रहा है, राइट। मतलब इतना पूरी वैल्यूज रखो तब आप ये इस तरीके से कैलकुलेट करो तो 240 आंसर तो आ गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये कह देता कि ये आपके पास जो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपके पास 7 चॉकलेट होती, कितनी 7 चॉकलेट्स होती, 7 चॉकलेट होता और आपसे कहता कि अब 4 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, और कंडीशन यहाँ पे ये होती कि सभी को कम से कम 1 तो मिले, जो कि हमने यहाँ पे कंडीशन है सभी को एटलीस्ट एवरीवन गेट्स एटलीस्ट 1, उसके लिए मैं यहाँ फार्मूला लगाया। लेकिन एक कंडीशन और दे देता साथ में, क्या दे देता कि सभी को 1 चॉकलेट तो मिले लेकिन किसी को 2 से ज़्यादा ना मिले, मतलब सभी को 1 तो मिलना चाहिए लेकिन 2 से ज़्यादा किसी को भी ना मिले। उस केस में क्या करोगे, तब ये फार्मूला आपको काम नहीं करेगा। और एग्जाम में ऐसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि फार्मूले पे बेस थोड़ी आगे क्वेश्चन भाई। कभी कभार किसी क्वेश्चन में ज़रूरत के हिसाब से लग जाए तो वो बात अलग है, लेकिन तब क्या करोगे जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, तो उसके लिए क्या करोगे, एक टॉपिक होता है ग्रुप डिवीजन। कभी हम किसी वीडियो में डिस्कस करें ग्रुप डिवीजन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं। n ऑब्जेक्ट्स को आपने डिवाइड किया कितने में, मान लीजिए k ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया n1, इसको आपने n2, फिर आपने n3 और ऐसे ही करके कितने में डिवाइड कर लिया, nk में डिवाइड कर लिया, k ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर लिया। मतलब इसको आपने n को इतने ग्रुप में बांट लिया। अब ये कंडीशन अब ये है कि n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 प्लस n3, ये जो भी वैल्यू है ये आपके पास n के इक्वल है, n3 नहीं मतलब ये nk है। जो भी वैल्यू आएगी वो कितना है, वो क्या है आपके पास, वो आपके पास है n, ठीक है भाई। अब आपसे कह रहा है कि इस एक ये जो आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, तो n ऑब्जेक्ट में इतने इतने के ग्रुप कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो ग्रुप डिवीजन का फार्मूला आपके पास होता है n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल डॉट 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 nk फैक्टोरियल। ये होता है ग्रुप डिवीजन का फार्मूला, दिस व्हाट इज द ग्रुप डिवीजन फार्मूला, ठीक है। अब
ये फार्मूला हम यहाँ पे इस क्वेश्चन कैसे यूज करेंगे? यूज ऐसे करेंगे जैसे मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट कितने हैं, कितने चॉकलेट्स हैं, 5 चॉकलेट्स हैं, कितने लोगों के बीच में बांटना है? 4 लोगों के बीच में बांटना है। कंडीशन क्या है? सबको कम से कम 1 मिले। तो इसका ग्रुप डिवीजन कैसे होगा? 5 चॉकलेट को कितने तरीके से डिवाइड करोगे? कंडीशन ये कि सबको 1 मिलना चाहिए, राइट, और 4 लोगों में बांटनी है। तो इसका ग्रुप डिवीजन ऐसे तो होगा ना, 1, 1 और 2। इसके अलावा कोई डिवीजन होगा क्या? अब देखो इन सबको ऐड करने से क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल चॉकलेट आपके पास कितनी है? 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 बार आएगा। तो इसको आपने 1 फैक्टोरियल रेज़ टू 3 कर दिया, क्योंकि 3 बार आ रहा है इसलिए 3 फैक्टोरियल से और यहाँ पे क्या करेंगे? और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, रिपीट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, और 2 फैक्टोरियल भी है। ये तो हो गया ग्रुप डिवीजन, मतलब 5 चॉकलेट का ग्रुप डिवीजन इतने तरीके से हो सकता है, 4 पार्ट ऐसे हो सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई एक ग्रुप आप उठाएंगे और उस ग्रुप के जो चॉकलेट्स हैं उसको कितने लोगों में बांटना है? उसको आपको बांटना है 4 लोगों में। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल का और मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब जो देखिए ये होता है आपका 120, राइट। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखा था, ये दोनों मिलके आएंगे 4, क्योंकि इसको 4 फैक्टोरियल क्या ले सकते हैं? 4 × 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा? जब 4 आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और ये आपके पास कितना होता है? 5 फैक्टोरियल, ये होता है आपके पास 120। तो आंसर इसका भी कितना आ जाएगा? इसका भी आंसर 240 ही आएगा। तो मतलब आंसर तो वही आएगा, तरीका चाहे जो भी लगाइए आप। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा इफेक्टिव है जब आप क्वेश्चन डील करेंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, राइट। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन, अब जैसे मान लीजिए आपके पास वो मैंने दिया था 7 चॉकलेट वाला, है ना, 7 चॉकलेट है, सभी को 1-1 मिलना है, 4 लोगों के बीच में बांटनी है, सभी को 1-1 मिलना है, किसी को 2 से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो क्या कंडीशन हो सकती है? सभी को 1-1 मिलना है, किसी को 2 से ज़्यादा मिलनी नहीं चाहिए। तो मतलब क्या कंडीशन होगी भाई? 7 चॉकलेट, सभी को 1-1, किसी को 2 नहीं मिलेगी। तो देखो क्या बन सकता है यहाँ पे? बन सकता है यहाँ पे 1, 2, 2, 2। इसके अलावा कोई डिवीजन बनेगा? क्योंकि 2 से ज़्यादा किसी को दे नहीं सकते, 1 सभी को देना है। तो जो 7 का डिवीजन होगा वो यही होगा। तो आंसर इसका क्या लिखोगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रेज़ टू 3, और 3 फैक्टोरियल और आएगा। क्यों? क्योंकि 2-3 बार आ रहा है। मतलब चलो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हालांकि मुझे रफ करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो सकता था? इसका आंसर हो सकता था 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 टाइम्स आएगा तो 3 क्यूब कर लीजिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा, और इसके बाद 1 फैक्टोरियल है एक बार। और कितने लोगों में बांट रहे हैं ये जरूर ध्यान देना, आप 4 लोगों में बांट रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज व्हाट इज द आंसर। ये वाले क्वेश्चन का आंसर, ये जो आपके पास फार्मूला, इससे नहीं आ सकता है, इससे आपको नहीं आएगा। तो ये फार्मूले की लिमिटेशन है। फार्मूले के देखो, फार्मूला क्या होता है कि इट इज़ फॉर्मुलेट अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो जब उस कंडीशन में क्वेश्चन आएगा तो फार्मूले से हो जाएगा, अदरवाइज आपको डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। और एग्जाम लाइक यू नो जेईई मेंस और एडवांस, उसमें तो फिर सोचना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन में क्या है? इसका अगला पार्ट क्या है? नो कंडीशन। नो कंडीशन का मतलब क्या है? 5 चॉकलेट 4 लोगों में बांटना है, कोई कंडीशन नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था R⁻²n। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 4⁻5। इसका आंसर क्या होगा आपके पास? इट विल बी 4⁻5। 4:5। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। बढ़िया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, जरा देखिए सेकंड क्वेश्चन में। अब जरा देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए पहले तो। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक आपके पास इक्वेशन दी गई है, इसका आपको क्या करना है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पता करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे इस टॉपिक से रिलेट करता हूँ, जरा आप इस बात को ध्यान से देखिए। पहली बात तो कह रहा है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब 0 से शुरुआत होना चाहिए, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव हो गया। दूसरा क्या कर रहा है? इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब आंसर आपका 2.5 नहीं हो सकता है, आंसर फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं आएगी। आंसर हमेशा कैसा आएगा? इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा। मतलब x, y और z का आंसर कैसे आएगा? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ आंसर आएगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या है? 10। तो जरा देखिए क्या
ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको 10 ऑब्जेक्ट दिए जाएं और आपसे कहा जाए उनको 3 लोगों में बांटिए, जबकि कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, उनको क्या करिए, 3 लोगों में बांटिए, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन कह रहा है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट कैसे हैं, ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, इसीलिए उनको ऐड करके लिखा गया है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 3 लोगों में बांटना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा क्या, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन। जरा देखते हैं यहाँ पे ये क्या है। यहाँ पे क्या था, देखो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे था, राइट, कोई कंडीशन नहीं थी। इसके लिए फार्मूला क्या था, फार्मूला था n + r - 1 CR-1, राइट। यहाँ पे n क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, r क्या था, जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन में, नाउ यू सी दिस क्वेश्चन। अभी यहाँ पे क्या है, n टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 10, कितने लोगों में बांट रहे हैं आप, 4 लोगों में बांट रहे हैं। तो 10 + 4, 4 लोगों में नहीं, 3 लोगों में बांट रहे हैं भाई। 3 - 1 C 3 - 1, दिस इज व्हाट इज द आंसर। तो कितना आ जाएगा, 12 C2। तो अगर इसके आप टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आपके पास होगा 12 C2। नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट 12 C2, राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें जरा देखिए, इसमें क्या करा, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। उसमें क्या था, उसमें सर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन था, इसमें क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। कहने मतलब क्या है, वो पिछले वाले क्वेश्चन में आप 0 से स्टार्ट कर सकते थे क्योंकि 0 नॉन नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल की शुरुआत करनी है। कहने मतलब आपको 1 से 2 से 3 से ऐसे शुरू करना पड़ेगा, 1 से शुरू करना पड़ेगा। मतलब x को और y को और z को वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम 1 तो होनी चाहिए। क्या हुआ, वैसे ही क्वेश्चन नहीं है कि आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि उनके पास क्या हो, उनके पास मतलब कि उनके पास क्या हो, कम से कम सभी को एक ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो आपके पास जो x है, x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी कि नहीं होगी, y की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी कि नहीं होगी, और z की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी कि नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को चेंज कर लेंगे, x को लिखेंगे 1 + x डैश, राइट, y को लिखेंगे हम 1 + y डैश, राइट, और z को लिखेंगे यहाँ पे, z को लिखेंगे 1 + z डैश। जरा समझिए इस बात को। तो जब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे रखेंगे तो x 1 + x डैश, 1 + y डैश, 1 + z, तो इधर पे 3 आएगा तो 3 उधर चला जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, नई इक्वेशन बन जाएगी, x डैश + y डैश + z डैश इक्वल टू कितना बनेगा, इक्वल टू आपके पास बनेगा 9। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब फिर से फार्मूला क्या हो गया, अब ये जो x डैश y डैश z डैश कैसे है, ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ कितना आएगा, 9 + 3 - 1 C 3 - 1, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपके पास आएगा 12 - 1 C2, तो कितना आ जाएगा 11 C2। लेकिन आप इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते थे, एटलीस्ट 1, सभी को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिले। उसके लिए फार्मूला क्या लिखवाया था, उसके लिए फार्मूला लिखवाया था n - 1 Cn - r-1। तो n कितना आपके पास 12 है, तो 12 - 1 करो तो 11, और r की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 11 C2 वैसे भी आ सकता था। लेकिन हमने ये क्यों यूज़ किया, इसका यूज आपको आगे समझ में आएगा, ऐसा ये वाला फार्मूला हमने क्यों लगाया, इसका यूज आप आगे देखेंगे, राइट। वाई हमने इस क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आता है, अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। एक ही क्वेश्चन दिया गया है, इसमें फिर से आपको नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। मतलब x की, y की, z की और w की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी, 0 से बड़ी या उसके बराबर, राइट। तो कहने मतलब नो कंडीशन वाला केस बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ पे जरूर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे 3w लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3w लिखा हुआ है। जब 3w लिखा तो इसको कैसे हैंडल करोगे, तो क्या करोगे आप लोगे w इक्वल टू पहले 0, क्या लेंगे आप, क्योंकि नॉन नेगेटिव बताना है तो आप w की वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो w की वैल्यू आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + y + z इक्वल टू कितना बन जाएगा, इक्वल टू बन जाएगा आपके पास 12। इस केस में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल के आए थे, देखो n की वैल्यू आपके पास 12 प्लस r की वैल्यू 3 - 1 C 3 - 1, तो कितना आएगा आपके पास 11 C2। 11 C2 आ जाएगा, नहीं
11 C2 नहीं आएगा, 14 C2 आएगा, इट विल बी 14 C2, राइट। ये आपका 14 C2 हो जाएगा। जब आपने W को क्या लिया था 0, अब आप क्या लेंगे W को लेंगे 1। जब आपके पास 1 लेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 बनेगी। माइंड वेल, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या बनेगी 9 बनेगी। इस केस में टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 12 में 1 चला जाएगा तो 11 C2। इस केस में टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे 11 C2 बन जाएंगे। ये सब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन वाला फार्मूला जिसमें से कोई भी कंडीशन इन्वॉल्व नहीं थी वो फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। अब फिर क्या लेंगे आप W को ले लेंगे कितना 2 ले लेंगे, उसके लिए आप निकालेंगे W को आप 3 ले लेंगे, उसके लिए निकालेंगे ऐसी W को आप 4 ले लेंगे, इसके लिए निकालेंगे। 5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर आप 5 ले लोगे तो क्या होगा, सोचो जरा क्या होगा। 5 लोग यहाँ 15 हो जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्ट 12 थे, आपने W को ही 5 दे दिया तो 3 W है तो टोटल कितने हो गए 15 उन्हीं को दे दिया, 3 आप कहाँ से लेके आए थे, तो इसलिए 5 तो लेंगे नहीं, लेंगे 4। तो इन सब के केस में जितने सॉल्यूशन आएंगे, जैसे यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे ये आया, ऐसे इसके लिए भी कोई आएगा, इसके लिए भी कोई आएगा, इसके लिए भी कोई आएगा, सारे सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आपके पास इसका मिल जाएगा। दिस इज व्हाट इज द केस। All right, now let us move to the next question. आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब इसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल फिर से कह रहा है आपसे, जिसमें से क्या कह रहा है ये लेस देन आर इक्वल टू क्या है 20 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कहने मतलब ये कोई चीज़ क्या है छोटी है, किससे 20 से, तो क्या करोगे आप यहाँ पे करना, यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस टी इज इक्वल्स टू 20 और t कैसा होना चाहिए, t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, काम हो गया। और ये जो नॉन नेगेटिव है ये भी x और y और z और w सब क्या है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो कहने का मतलब x भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है और z भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है और w भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। उस केस में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे 20c, ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 5, तो 20 प्लस 5 माइनस 1 c 5 माइनस 1, सो दिस इज व्हाट इज द आंसर, द आंसर विल बी 24c4। Right? I hope you are getting the things properly. Now let us move to the next question. अब ये क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एडवांस 2020 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए जरा, कह रहा है एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ, राइट। किसी इंजीनियर को किसी फैक्ट्री में पहले 15 दिन में 4 दिन विजिट करना है, वही आपसे कह रहा है। इट इज मैंडेटरी दैट नो 2 विजिट टेक प्लेस कॉन्सेक्यूटिव डेज, 2 विजिट जो है लगातार नहीं हो सकती है कि आज भी गया कल भी चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है। आज गया है तो परसों जा सकता है, कल नहीं जा सकता है, कॉन्सेक्यूटिव डेज भी नहीं जा सकता है। तो कह रहा है कि इस तरीके से 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में वो कितनी विजिट कर लेगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डेज बताने हैं। अब मुझे बताइए कि डेज उसके पास कितने हैं, 15 दिन है, 15 दिन में उसको विजिट करनी है। तो विजिट ऐसा भी हो सकता है कि पहले दिन भी जा सकता है, पहले दिन नहीं भी जा सकता है, या 15वें दिन भी जा सकता है, मतलब 15 तारीख को भी जा सकता है, या उस दिन नहीं भी जा सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव डेज है जो विजिट है, उसको ऐसे लिखिए A, B, C और D, ठीक है। ये पहली विजिट है, हो सकता है कि पहली विजिट पहले तारीख को भी जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, और दूसरी तारीख को भी जा सकता है। तो मान लीजिए पहली तारीख को गया नहीं गया वो मुझे नहीं पता है। अगर पहली तारीख को गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन जब r इक्वल टू 0 लोगे, जब x इक्वल टू 0 ले लिया इसका मतलब पहली तारीख को गया, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 ले लिया तो इसका मतलब वो पहली तारीख को नहीं गया। ऐसे यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे z आएगा, यहाँ पे w आएगा और यहाँ पे से t आएगा। अब इनमें कंडीशन क्या क्या बनेगी, कह रहा है कि a और b ये दो विजिट हैं, तो 2 विजिट के बीच में कम से कम 1 दिन का गैप होना चाहिए। तो मतलब x की वैल्यू तो आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, लेकिन y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए, क्योंकि 2 विजिट के बीच में कम से कम 1 दिन का गैप होना चाहिए। ऐसे b और c ये 2 विजिट है, इनके बीच में गैप कम से कम 1 दिन का होना चाहिए, तो z इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए।
ऐसे ही W की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और जो T है, T तो लास्ट विजिट के बाद का दिन है, तो लास्ट विजिट तो 15 को भी हो सकती है, तो इसलिए T की वैल्यू क्या होनी चाहिए, T की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। राइट, ये कंडीशन बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन कोई फार्मूला तो आपको बताया नहीं गया है, तो क्या करोगे, तो इस क्वेश्चन को फार्मूले के हिसाब से आप ब्रेक करोगे। क्या करोगे आप, x का तो कोई दिक्कत नहीं है, और सुनो जरा, ये x, y और z और w और t इन सब का सम कितना होगा भाई, 4 दिन तो उसने विजिट में लगा दिए, पहले 15 दिन में 4 दिन जाना है विजिट में, तो इसके बाद कितने दिन बचते हैं, 11 दिन बचते हैं। तो x प्लस वाई प्लस z प्लस w प्लस t इक्वल टू कितना आएगा, 11 आएगा, जिसमें से कंडीशन क्या है, y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो y की जगह आप लिख सकते हैं क्या, y प्लस y डैश प्लस 1 लिख सकते हैं y की जगह में, और z की हम क्या लिख सकते हैं, z डैश प्लस 1 लिख सकते हैं, और w की हम क्या लिख सकते हैं, w डैश प्लस 1 लिख सकते हैं। भाई w की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो हमने क्या लिख दिया w को, w डैश प्लस 1, और w डैश क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 0 होगा तो w की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो क्या बनेगा, तो जब आप यहाँ पे ये सारी कंडीशन लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये x प्लस 1 प्लस वाई डैश प्लस 1 प्लस जेड डैश प्लस 1 प्लस डब्ल्यू डैश प्लस टी इक्वल्स टू कितना, 11। अब जरा देखिए, ये 1 यहाँ पे कितनी बार आया है, 3 बार आया, 3 और उधर ले जाए तो 8 हो जाएगा उधर पे। यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश प्लस डब्ल्यू डैश प्लस टी इक्वल्स टू 8। बस यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, ये कंडीशन नो कंडीशन वाला आ गया, सारी वैल्यूज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हैं, तो एक फार्मूला इसका क्या बनेगा, n प्लस आर, n आपके पास 8 है, r आपके पास कितना है, x 1 2 3 4 5 5 है, 5 आ जाएगा -1, c 5 -1, तो यहाँ पे 5 -1, तो कितना आ जाएगा ऊपर 12c4, आंसर इज 495। बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, राइट तो एडवांस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि इस टॉपिक से बेस्ड और क्वेश्चन आता है जो बिना फार्मूले के लगते हैं, आपको फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए जरा कंडीशन क्वेश्चन क्या है, n1 इज लेस देन n2 इज लेस देन n3 इज लेस देन n4 इज लेस देन b पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कुल ना ये कह रहा है कि ये सारे कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और कंडीशन क्या है, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n5 इक्वल टू कितना दिया गया आपके पास, 20 दिया गया। कह रहा है कि इस तरीके कितने टोटल तरीके बन सकते हैं, कितने टोटल पेयर बन सकते हैं, अरेंजमेंट ऐसे कितने बन सकते हैं। तो वो आपको क्वेश्चन कह रहा है आपके सारे नंबर क्या है आगे के बड़े होने चाहिए और सम कितना आना चाहिए, 20 होना चाहिए। इसमें कोई फार्मूला लग नहीं सकता, इसमें केस ऐसे बनाने पड़ेंगे जैसे पहले नंबर 1 ले लिया, दूसरा 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, कितना सम हो गया, 5 नंबर लेने, इनका सम 10 हो गया तो लास्ट वाला 10 ले लीजिए। एक केस ये बन सकता है। अब दूसरा केस क्या बन सकता है, 1 2 3, एक यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, 5 हो गया, ये आपके पास 9 हो गया। अगला केस क्या हो सकता है, 1 2 3, एक और ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो नहीं हो सकता है। अब एक काम करो, क्या करो, अब यहाँ से एक ट्रांसफर करिए, यहाँ से एक ट्रांसफर कर दीजिए, क्या आएगा आपके पास 1 2 4 और ये 5 और ये 8। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पे, अब यहाँ पर भी कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। अब क्या करो यहाँ पे, इससे क्या करो, यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, कितना आएगा 1 2 नहीं, इस 8 से आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आपके पास बन जाएगा 3, इट विल बी 3। तो यहाँ पास 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। राइट, सभी को आपने इस तरीके से ट्रांसफर कर दिया। कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5। अब जरा देखिए एक केस और बन सकता है, क्या बन सकता है, लेट मी टेल यू व्हाट शुड बी द केस। ये आपने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है, वो आपके पास बन गया। अब एक केस यहाँ पे ये बन सकता था, यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे आप क्या देखिए, इस 8 से आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या बनेगा,
ये बनेगा 1 2 4 और 6 और 7। देख लीजिए सारे नंबर आगे वाले क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। एक कैसे बन सकता है, कितने हो गए टोटल 6। एक कैसे और बन सकता है, कैसे, इस 7 से आप इधर पे 1 पे ट्रांसफर कर दीजिए, क्या बन सकता है आपके पास 2 3 4 5 और 6। ये आपके पास टोटल केस कितने बन गए 7 बन गए। इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा जो इस कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, तो आंसर इसका आ गया 7, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकालने के लिए पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन में कोई अरेंजमेंट का फार्मूला लग ही नहीं सकता है। तो अनलेस you are competent with the concept, you cannot attempt the question। इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।